another unit system. तो यहाँ देखो कि हमें दिया 120 है ना, केजी पर मीटर क्यूब दिया है। तो यहाँ N1 की वैल्यू है 128 और यहाँ जो M1 है वो होगा 1 kg। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम। फिर L1 कितना है यहाँ, यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, T1 तो यहाँ 0 ही है। तो और यहाँ क्या दिया अपने को, N2 अपने को फाइंड करना है। तो M2 कितना दिया है इसने, 50 ग्राम। L2 कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बताना है, यानी N2 अपने को फाइंड करना है। तो N1 M1 L1 टू पावर -3 इक्वल टू N2 M2 L2 टू पावर -3, यानी 128 M1 हो गया 100 ग्राम। ये हो जाएगा हमारे पास में 100 सेंटीमीटर टू पावर -3 इक्वल टू N2। ये हो जाएगा हमारे पास में 50 ग्राम और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर टू पावर -3। तो यहाँ आप देखिए सेंटीमीटर ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 128 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 10 टू पावर 6 हो रहा है ना। ये बात सुन हमारी। N2 ये कितना है 50 इंटू ये हो जाएगा 125 इंटू 25 इंटू 25, ये हमारे पास में है। तो नहीं आ रहा है क्या, इससे आता है कि नहीं आता है। N2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, कर लोगे। तो आ जाएगा यहाँ से, ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 5। द क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इक्वल टू हमारे पास में I F V स्क्वायर W L टू पावर 4। Quantity x is given by this one in terms of moment of inertia I, force F, velocity V, work W, length L. The dimensional formula for x is same as that of। तो देखो कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें मालूम है केजी मीटर स्क्वायर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केजी मीटर स्क्वायर यानी एम एल स्क्वायर। फोर्स का हमें मालूम ही है MLT-2। V का हमें मालूम ही है LT-1। W वर्क का हमें मालूम ही है ML स्क्वायर T-2 और L का हमें मालूम है L ही है, मतलब मीटर में, मतलब लेंथ में आ जाएगा इसका, है ना। तो रखो, तो x इक्वल टू ML स्क्वायर MLT-2 ये L स्क्वायर T2 पावर -2 डिवाइड बाई ML स्क्वायर T-2 L टू पावर 4। L क्या है यहाँ, लेंथ है। तो देखो M से तो M कैंसिल आउट हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, T स्क्वायर से T स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ देखो यहाँ नीचे ऊपर L क्यूब है, जो हो गया ML-1 T-2, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा x। अब इसमें देखो ये किसका है, तो ये प्लांक्स कांस्टेंट का तो नहीं, फोर्स कांस्टेंट, यानी इस उसका फोर्स कांस्टेंट मतलब समझ रहे हैं ना, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहा है वो। तो अब इसमें से देख लो यार, डी तो नहीं है, ए भी नहीं है ना। तो फोर्स कांस्टेंट का देख लेते हैं, फोर्स कांस्टेंट का क्या होगा, यानी एफ इक्वल टू के एक्स होता है ना।
तो एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू के एल, ये भी नहीं है। एनर्जी डेंसिटी का देख लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी में क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल क्यूब। तो हाँ, इसका मतलब आंसर सी ऑप्शन सही है इसका भाई। एनर्जी डेंसिटी का तो यही होता है। समझ में आ गया ना। तो ये आ गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, वही आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी हो गया। क्लियर है भाई सबको, कोई डाउट है इसमें? अरे हाँ या ना, कुछ तो होगा। 21 क्लियर। 21 में कुछ गड़बड़ है आंसर में। ठीक है, आंसर 2 मैच कर रहे हैं इसमें मेरे ख्याल से, यही है ना श्रेया? हाँ सर, ए भी आ रहा है। हाँ, वो दोनों मैच कर रहे हैं, वो सही है। वो मतलब उसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है, पर जो आ रहा है वो आंसर हमारे 2 सही है। ठीक है, तो बताने की जरूरत ही नहीं, उसमें तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट 644 बाकी लोगों ने किया है कि नहीं किया भाई? लग तो ऐसा रहा किया तो कुछ नहीं यार तुम लोगों ने। If the screw on a screw gauge is given 6 rotations, okay, it moves by 3 mm on the main scale. 3 mm चला, इसका मतलब हुआ कि अगर 6 रोटेशन की ये बात कर रहा है तो कितना चल रहा, 3 mm। तो 1 रोटेशन में कितना चला, 3/6 mm, यानी 1/2, यानी इसका ये पिच हो गया। ये क्या हो गया, पिच आ गया। 50 डिविजन्स दिए हुए, इफ देर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर से द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आ गया 1/2 mm/50, ये इसका लिस्ट काउंट है, यानी हो गया 0.01 mm। ये आंसर होने से सी ऑप्शन आना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट 49। वो तो गलत दिया है। 44 का आंसर हाँ, तो सही, हमारा तो सही आ रहा है, 0.01 mm है ना। mm में किस में आंसर 44 देखो, सेंटीमीटर में है ना। हाँ अच्छा, मेरा तो mm आ रहा, तो इसको कन्वर्ट कर लो ना बाप। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो गया सेंटीमीटर में, 0.001 सेंटीमीटर हो गया ना। मुझे लगा वो mm में था। ये ध्यान रखना भाई, mm cm का ध्यान रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा वो, जैसे अभी हुआ है। ठीक है ना। 49। In a simple pendulum experiment for determination of acceleration due to gravity, time taken for 20 oscillations, यानी n equal to 20 oscillations measured by using a watch of 1 second, यानी delta t list count दिया 1 second, time taken for 20 oscillations measured by using a watch of 1 second list count, the mean value of time taken comes out to be 30 second, यानी t equal to आ रहा 30 second। The length of pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 mm and the value obtained is, यानी L equal to 55.0 सेंटीमीटर है ना। तो 1 mm होना ही था, यानी 0.1, यानी डेल्टा L कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया। 1 mm मतलब ये। द परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ G अपने को बताना है। तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम दिया तो 2π√L/G। ठीक है, ये 49 हमारे पास में है, तो कर लो इसमें क्या हो जाएगा, t² इक्वल टू 4π²L/G, यानी G इक्वल टू 4π² L/t²।
तो log ले लेंगे, तो ln g इक्वल टू ln 4 पाई स्क्वायर प्लस ln l माइनस 2 ln t, डिफ्रेंशिएट कर दो तो डेल्टा g बाई जी इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा l बाई एल माइनस 2 डेल्टा t बाई टी। हमें एरर चाहिए, मैक्सिमम एरर चाहिए इसमें, है ना। सबको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, यही बात हुई थी हमारी। तो जब भी एरर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, मैक्सिमम एरर की बात करेंगे हम लोग। तो परसेंटेज की बात करें तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, और ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो रखो यहाँ डेल्टा एल कितना भाई 0.1, एल कितना है 55.0 इंटू 100 है, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे बताया था आपको मैंने, क्योंकि यहाँ क्या लिखोगे इसको, कैपिटल टी इक्वल टू होगा टी बाई एन, तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई एन, तो डेल्टा टी बाई टी ये आ गया हमारे पास में डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी 1 बाई कितना 30 इंटू 100, सॉल्व कर लो, यही आंसर है। सॉल्व करो क्या जाएगा, जो भी आंसर है ना, कर लोगे। हाँ सर। तो आ जाएगा 42 भी बताना है, बता देते हैं, ये लिख लिया भाई सबने। तो इनके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सिंपली आते हैं, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े आएंगे नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, बस वो कैलकुलेशन का रहेगा, और जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें। एक बार एक क्वेश्चन लगा लोगे ना, क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है, ठीक है, तो इसके बाहर कहाँ क्वेश्चन बनाएंगे वो। नेक्स्ट चलें 42, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच दे दिया एंड 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल दे दिया है, थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज। अब देखो, हाँ ये बात है इसमें, तो पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका 0.1 सेंटीमीटर बाई 50 डिवीजन है ना। तो ये हमारे पास में दिया हुआ है, हमें बताना है कि करेक्ट क्या होगा, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज, है ना। तो पहले इसको डिवाइड करो, क्या रहा है, इसकी वैल्यू निकालो, तो ऐसा करता हूँ मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 0.2 बाई 100 सेंटीमीटर, तो लिस्ट काउंट आ गया इसका 0.002 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारे पास में होगा, यानी लिस्ट काउंट हमारे पास में 0.002 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारे पास में जो होगा ना वो आंसर होगा बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ, आई बात सुनना, क्योंकि आपको ना 1 मिलने वाला है, मतलब 2.121 मिलने वाला भी नहीं है, 2.125 भी मिलने वाला नहीं है, क्यों, है ना, और 2.123 भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मिलेगा 0.02 0.04, क्योंकि लिस्ट काउंट ही ये है। तो आप खुद ही देखो, जब लिस्ट काउंट ही अगर ये है तो ये जो गैप मिल रहा है आपको एक तरह से 0.002, फिर ये मिलेगा तो 0.002, तो आपको क्या जाएगा 0.04 0.004 0.006, इस तरह से जाएगा वो। आगे बात सुन में, आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है।
मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। श्रेया क्लियर है? ये कैसे हो सकता है, आप खुद ही बताइए मुझे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 0.01 तो आएगा ही नहीं उसमें, बताइए मुझे। 0.001 तो मेजर ही नहीं करेगा वो तो 121 दिया हुआ उसने, 0.121 दिया हुआ है। पॉसिबल कैसे हो? गलत दिया उसने, ऑप्शन गलत दे दिया, आंसर गलत दिया। आंसर इसका 2.124 होगा ना। नहीं समझे? समझा सर। हम्म 44 का आंसर, हाँ वो तो है। 42 का आंसर हमारा सही है, वो उसमें कोई गलत नहीं है। 62 बताना मुझे। शेर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए इसके पीडीएफ के? हाँ सर। तो इतने से डाउट आए बस? मतलब इसका मतलब आसान है ना, और क्वेश्चन आना पक्का है। 62 द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू एल का दिया हुआ है, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, यानी 0.1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है, तो वही इसकी मैक्सिमम एरर हो जाएगी एल में। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 seconds यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 second रेजोल्यूशन, द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी। तो यहाँ हम वापस से देखो, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, जी में अपने को चाहिए एक्यूरेसी, मतलब वो एरर की बात कर रहा है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, तो जी इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एल। तो एल एन जी इक्वल टू एल एन 4 पाई स्क्वायर प्लस एल एन एल माइनस 2 एल एन टी। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। मैं सबको पॉजिटिव कर देता हूँ, प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो सॉल्व कर लीजिए। तो क्या क्या दिया देखो यहाँ, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना है? 0.1 बाई 20.0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा टी का मतलब यहाँ हो गया वापस से डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू मिलेगा डेल्टा टी बाई टी। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1 बाई 90 इंटू 100। ये सॉल्व कर लो, यही आंसर आना चाहिए। तो 0.1 बाई 20 प्लस 2 बाई 90 इंटू 100, तो सॉल्व करो कितना रहे। तो ये आ रहा हमारे पास में 2.7, तो लगभग हो जाएगा 3%। तो ये आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और कुछ? ये वाला हो गया भाई, और किसी को डाउट है? हाँ बोलिए। सर इसमें 100 ऑसिलेशंस के लिए 90 सेकेंड्स दिया है, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा? नहीं हुआ ना, ये देखो ना, यहाँ से आया ना, मतलब ये होता है ना, कैपिटल टी इक्वल टू टी बाई एन होगा ना, तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई एन है ना, डिवाइड कर दिया मैंने, तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा टी बाई टी आ गया ना, ये रखा मैंने।
नहीं समझे? ओके समझा। तो कैपिटल जो है ना, डेल्टा कैपिटल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी को क्या रहा है, डेल्टा स्मॉल टी डिवाइड बाय स्मॉल टी आ रहा है, उसको वहां रख दिया मैंने इसकी जगह। और किसी और को भी डाउट पूछना है इसमें? किया ही नहीं तो डाउट कहाँ से पूछे, वो भी दिक्कत है। इसका वो पीडीएफ कर लिया जो लास्ट क्लास में भेजा था मैंने, शेयर किया आपने? नहीं हो पाया सर। नहीं हो पाया? तो कब है एग्जाम, कब है शेयर आपका, कब है? मेरा वेडनेसडे को 24th। 24 को है। चलो तो फिर अब तो पढ़ाना तो है ही नहीं कुछ, तो हमारी किए तो करो, आप जो भी डाउट है पूछ लेना, फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना, बस इतना ही कर सकता हूँ मैं। क्योंकि नया चैप्टर तो अब कुछ करना नहीं, सेमीकंडक्टर में आएगा तो सही क्वेश्चन है तो छोड़ देना उसको, यही है, बाकी का तैयार कर लो। और जो मैंने भेजे है ना वे ऑप्टिक्स का, ये कर लो, उसका सॉल्यूशन के साथ भेजा है मैंने वैसे, और वैसे मैं डिस्कस भी करूंगा, ऐसा नहीं है। मेरे पास में और भी पीडीएफ है जिसमें मेंस के ढेर सारे जो भी 20 सितंबर तक, मतलब सितंबर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए सारे का पीडीएफ पड़ा है मेरे पास में, वो आपको मैं एग्जाम के बाद करवाऊंगा, इस एग्जाम के बाद में, ताकि मार्च वाला एग्जाम हम लोग अच्छे से दे पाए। ठीक है, और उसी टाइम में आपको सेमीकंडक्टर वाला पार्ट भी पढ़ा दूंगा। तो अभी तो बस यही है, होमवर्क करो, तो डाउट है तो पूछ लेना, फिर मेरे को फोन कर लेना, जैसा भी है। ठीक है, और आराम से देना एग्जाम को, एक घबराहट बढ़ाने की जरूरत नहीं है अभी। ये नहीं खराब भी होगा, ये खराब भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 अटेम्प्ट और है हमारे पास में अभी, इस बार भर भर के अटेम्प्ट मिले हैं आपको। घबराना नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि फ्रीली ओके, और नोट्स अच्छे से तैयार करके जाइएगा बस, बाकी क्वेश्चन करो या ना करो, लेकिन फॉर्मूले जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। इसलिए ये नहीं घबराना, नहीं कह रहे मेरा ये छूट गया, मतलब ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा करने चाहिए, नहीं, वो मत करिएगा। ठीक है, क्या हो गया मैग्नम? अच्छा आप लोगों का यार वो भी तो रहेगा ना, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में मैं अभी आपको मेन पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। मैग्नम क्या कह रहे थे आप? मैग्नम इफेक्ट की कह रहे थे क्या? वो तो मैग्नस इफेक्ट होता है। बोलिए। सर वो आप बता सकते हैं एक बार, कैपेसिटर अगर सीरीज और पैरेलल में जब जोड़ते हैं उन दोनों का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जब भी कनेक्ट करें तब क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव अच्छा पॉजिटिव समझ जब भी गया, कनेक्ट समझ गया, बताता हूँ चलो। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर। हाँ, मतलब इक्विवेलेंट की चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो जान। दोनों बता दो, तो पहले इक्विवेलेंस का बता दो ना। इक्विवेलेंट का क्या बताऊं मतलब? नहीं एक्चुअली चार्ज का ही बता दो। और चार्ज वाला ही बताता हूँ। चार्ज वाला ये है कि मान लो जैसे कि ये कैपेसिटर, इसको मान लो पहले से हमने क्यू चार्ज दिया है, इसको माइनस क्यू, मतलब क्यू चार्ज दिया हुआ, कहने का मतलब है कैपेसिटर प्लस और माइनस चार्ज देने का मतलब क्यू चार्ज देना होता है वो। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, और इसको हमने कनेक्ट किया जो कि C2 अनचार्ज है मान लो। तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस जो प्लेट है, पॉजिटिव जो प्लेट है उससे मानते हैं कि इसने क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ चार्ज कितना रह जाएगा इस पर, क्यू माइनस क्यू, तो इस पे कितना आ जाएगा प्लस क्यू, तो फिर इस पे कितना होगा माइनस क्यू, तो अल्टीमेटली यहाँ क्यू गया तो इस पे चार्ज कितना रह गया माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी इसको आप लिख सकते हो माइनस बार लेंगे तो क्यू माइनस क्यू, और ये लूप कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस क्यू बाई C1
प्लस क्यू बाई C2 इक्वल टू 0। तो माइनस क्यू बाई C1 इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2, यानी क्यू को बाहर लेंगे तो जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 C2, है ना, ये प्लस हो जाएगा दरअसल, उधर जाएगा तो आगे बात समझ में। तो हमारे पास में Q मिलेगा आपको Q C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये हो गया कैपेस यानी Q2 हो गया एक तरह से, चार्ज ऑन C2, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2। और Q1 क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। तो यहाँ स्मॉल q की वैल्यू रखेंगे तो अल्टीमेटली ये Q C1 बाई C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो ये चार्ज फाइनली इन कैपेसिटर पर आ गए हैं, यानी इस पर प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q1 है, और यहाँ प्लस Q2 है, यहाँ माइनस Q2 है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अगर मान लो दोनों ही चार्ज होते तब भी ये कॉन्सेप्ट लगाना है, कर लोगे आप? लॉजिक समझ में आया? ये बता दूं अभी कि अगर दोनों ही चार्ज हैं और फिर इनको कनेक्ट किया तो क्या होगा, बताओ? हाँ मतलब उसमें बेसिकली वोल्टेज हमको सेम करना है ना, और हाँ, वोल्टेज वोल्टेज सेम ही करने सेम के बाद करना है। हाँ मतलब हाँ ऐसा हम ऐसा कर सकते हाँ हैं ना, लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज, राइट साइड पे टोटल चार्ज, और फिर जितना कैपेसिटेंस है उसके हिसाब से उसको डिवाइड करना है ना। हाँ मतलब हाँ, वही है वोल्टेज वही है वही 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 हो रहा है। देखो ना, एक टोटल चार्ज देखो, इस दोनों का मिला के टोटल चार्ज कितना है, Q है। क्यू है। अगर मान हाँ, लो Q1 Q2 होता तो मैं क्या लिखता, देखो Q1 Q1 प्लस इक्वल टू में Q2 लिखता Q1 प्लस Q2, ये होगा C1 प्लस C2, और Q2 कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 C2 C2 बाई अपॉन C1 C1 प्लस C2। C2। अब अगर ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता मान लो तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब कहानी ये रहेगी। अगर मान लो नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया मान लो हमने इस तरह से, ठीक है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये जो पता है, अगर नहीं समझ में आया तो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो इसको, तो मिल जाएगा आपको। और कोई डाउट? सर EM मतलब बैटरी को वो होता है ना, EMF इन सीरीज एंड पैरेलल इक्विवेलेंस हाँ EMF, हाँ हाँ हाँ। उसमें जब भी हम नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं कैसे निकालते हैं हम, और मतलब पॉजिटिव आप कहना चाह रहे हो कि ये मान लो ऐसा दिया है, हाँ, और तो इसमें ये टाइम आपने पे हम एक, सिंपली हाँ रेजिस्टर्स एक को की, ऐड करते हैं ना, इंटरनल हाँ रेजिस्टेंस को। आपने एक की पोलरिटी चेंज कर दी मान लो, जैसे सबका मान लो आइडेंटिकल मान लेता हूँ मैं, है ना, ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, और ये आ रहे ये आ रहे ये आ रहे ये आ रहे, और इसको हमने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ इक्विवेलेंट देखेंगे इनका, तो आप देखो कि आप चाहो तो इसको कंप्लीट कर लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करो आप। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो क्या लिखोगे, प्लस ई, करंट की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, है ना, तो आई आर माइनस ई, आई आर माइनस ई, है ना, प्लस आई आर, तो 1 2 3, है ना, तो ये हो गया यहाँ से 1, फिर इसका 2, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर माइनस ई, है ना, फिर प्लस आई आर, और ये इक्वल टू 0। तो देखो इक्वलेंट कितना बन रहा है, देखो यहाँ तो एक कम हो जा रहा है ना, यानी एक इससे हाँ, कम हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट कर दे रहा है एक दूसरे को, तो अल्टीमेटली 2e के करस्पॉन्डिंग आ गया ना। लेकिन ये कितना मिल रहा है, अच्छा कैपिटल आ रहे तो प्लस आई आर भी तो लूंगा, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा 4IR प्लस IR, यानी I इक्वल टू हो गया 2E डिवाइडेड बाई 4R प्लस R, ये करंट होगा सर्किट के अंदर, ठीक है। ठीक है समझ। और पैरेलल में कुछ फर्क, पैरेलल में क्या और फर्क पड़ेगा? और पैरेलल का भी समझ लेते हैं। तो पैरेलल का क्या होगा, मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में पोलरिटी चेंज करने की कह रहे हैं आप यूं। हाँ, तो अगर उसमें पोलरिटी चेंज करने की कहेंगे तो मेरे ख्याल से वो 0 आ जाता है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये ई ना, ये माइनस ये प्लस ये ई है, और ये आर है ये आर है। तो आप चाहो तो इसका इक्विवेलेंट निकालो, और नहीं तो आप बेसिक से कर लो किरचॉफ लगा के, और अगर इससे भी निकालोगे तो क्या लिखोगे, देखो ई इक्विवेलेंट होता है E1 बाई R1
प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आप देखो ये तो जीरो आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक का दोनों क्या होने चाहिए इस वाले में, दोनों की पोलरिटी सेम होना चाहिए Same लेकिन यहाँ होना प्लस चाहिए। माइनस है, तो इसका इक्विवेलेंट जीरो हो गया। इक्विवेलेंट जीरो हो गया, इसका मतलब इसमें करंट जीरो आएगा। आप बेसिक से भी करके देखोगे ना, करंट जीरो आ जाएगा। तो मान लो जैसे इसने करंट I1 मान लिया इधर, इसका भी मान लो, चलो I2 इधर है, सॉल्व करो, आप देखोगे इसमें जो करंट जा रहा है ना I1 प्लस I2 वो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर हाँ बोलो। तो मुझे वेव ऑप्टिक्स में एक डाउट था। आपने आप पूछो। बताया था ना कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से पास किया तो प्लेन पोलराइज्ड हो गया, फिर उसके बाद हाँ उसको एनालाइजर से पास किया तो फिर वो एम्पलीट्यूड a cos थीटा हो गया ना। पर हाँ हाँ अगर हम लोग ने सीधा अनपोलराइज्ड लाइट को एनालाइजर से ही पास किया तो फिर तो उसका अरे एम्पलीट्यूड। हाँ, तो वो उसकी इंटेंसिटी हाफ ही हो जानी है। वो एनालाइजर पोलराइजर एक ही है, वो दोनों ही पोलरॉइड है। हाँ वही हाफ ही हो जाएगा ना फिर। हाँ, इंटेंसिटी हाफ ही हो जाएगा। वो दोनों दरअसल पोलरॉइड ही है वो। बस एम्पलीट्यूड a cos थीटा हो जाएगा ना। हाँ, मतलब एक cos थीटा हो जाएगा। तो वो मैंने आपको निकालना सिखाया था ना, क्योंकि अनपोलराइज लाइट का जब आप एक ही प्लेन में ले जाओगे तो सबको जब इंडिकेट करोगे, उनका एवरेज वैल्यू निकालोगे, तो अल्टीमेटली I0/2 आ जाएगी इंटेंसिटी उसकी। अगर हाँ सर। अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 है तो वो एनालाइजर से निकालो। उसको मैंने एनालाइजर बोल दिया, वो पोलरॉइड ही है वो। ठीक है, जो कि हाँ सर। उसको पोलराइज कर रहा है वो। ओके। हाँ सर ठीक है, समझा। चलिए फिर, करो, बेस्ट ऑफ लक। आराम से दीजिएगा जो भी है पेपर। मैंने आपको भेजे ने, ये जो PDF भेजे हैं, इन्हीं को देख के आपको लग जाएगा क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। ठीक है। हाँ पूछो, क्या डाउट है? क्या डाउट है? कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ भेजो भेजो भेजो। कहाँ भेजा है? अच्छा भेजा है। A satellite of mass m is launched vertically upwards with an initial speed u from the surface of Earth. After it reaches a height r, radius of Earth, it ejects a rocket of mass m by 10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. The kinetic energy of the rocket अपने को बताना है। चलो करते हैं। एक मिनट रुकिए। दरअसल अभी क्या है, घर में शोरगुल ज्यादा हो रहा है।
देखो क्या कह रहा क्वेश्चन में। और भी क्वेश्चन है देखो। सैटेलाइट ऑफ मास एम इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड्स। देखो ये हमारे पास में अर्थ है, इसकी जो रेडियस है वो आर है। यहाँ से रॉकेट को, तो मैं ऐसा बना लेता हूँ इसको, यू स्पीड से, हाँ हाँ ग्रुप पे फॉरवर्ड करूँ, रुको एक मिनट। मिला। Satellite of mass m is launched vertically upwards with the initial speed u from the surface of Earth. After it reaches height r, it ejects a rocket of mass m by 10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सैटेलाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपको ये मालूम होगा कि अगर ये सैटेलाइट जा रहा है तो किसी आर यहाँ पहुंचा तो इसकी अपनी वेलोसिटी होगी रॉकेट की भी। लेकिन अब ये कह रहा है इट इजेक्ट्स रॉकेट ऑफ मास m by 10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. इसका मतलब तभी हो सकता है जब ये रॉकेट को इस डायरेक्शन में भेजे ताकि ये सैटेलाइट इस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो इसका मास अपने को दिया हुआ है m है, तो यहाँ कितना रह जाएगा, इसका मास m है और ये m/10, तो कितना रह जाएगा ये, क्योंकि इजेक्ट रॉकेट ऑफ दिस, तो इसका हो गया m/10, तो इसका कितना रह जाएगा 9m/10, है ना। तो एक तो ये आर हाइट की बात करेंगे, तो यहाँ एक तो पहले तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले तो इसकी वेलोसिटी यहाँ से v है हमारे पास में, तो सेंटर मास की वेलोसिटी एक तरह से v बनी रहेगी, है ना। अब क्योंकि ये तो वर्टिकल जा रहा था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज, अच्छा तो अपने को उसके, तो इस सर्कल में अगर ये घूम रहा है तो पहले तो देख लेते हैं कि सर्कल में घूमने के लिए इसकी वेलोसिटी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी सैटेलाइट की, वो क्या होनी चाहिए, √gm/2r होना चाहिए। ठीक, अब रॉकेट की वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो रॉकेट की वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v2 है, और इसकी वेलोसिटी जो है इधर है v1। दरअसल वो किसके इक्वल है, v0 के इक्वल है। फिर तो मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम तो इनका 0 ही था, तो ये कितना हो जाएगा -9m/10 v0 प्लस m/10 इंटू v2। तो इससे आंसर नहीं आ रहा है, इसको u से ऊपर भेजा है इसने। एक मिनट, क्या गड़बड़ किया भाई इसने। Satellite of mass m is launched vertically upwards with an initial speed u from the surface of Earth. After it reaches height, the radius of Earth, it ejects a rocket of mass m/10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. अच्छा, तो सैटेलाइट में वर्टिकल मोमेंटम भी तो है, तो ये तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो पहले तो वो वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग। एक इक्वेशन तो ये आ रही है, v0 ये आ रहा है,
तो यहाँ u के टर्म में कैसे देखेंगे? क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अब ये इजेक्टिंग है रॉकेट, रॉकेट इजेक्ट हुआ, यहाँ तक तो सही है हमारा, ये तो इक्वेशन हमने सही लिखी है। तो यहाँ से v2 मिल जाएगा। v2 किसका? रॉकेट का होगा, है ना। तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? ये तो हमारे पास आ जाएगा 9 v0 आ जाएगा। और अगर है ना 9 v0 आ गया, एक मिनट यार, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है भाई ये, जितना सिंपल मैं समझ रहा था। सोचना पड़ेगा थोड़ा इसमें। Satellite of mass m is launched vertically upward with initial speed u from the surface of Earth. After it reaches height r, it ejects a rocket of mass m by 10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ तक तो क्लियर है हमारे पास में। अब इसमें क्या है कि रेडियल, ये तो मैंने देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करवाया, रेडियल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। तो यहाँ इसका मतलब जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट की केवल वेलोसिटी यही है, कौन सी? v0। सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है यहाँ? v0 है, यानी इसके वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो पहले पूरे सिस्टम की वेलोसिटी यहाँ समझा देता हूँ मैं पहले आपको। इधर पहले जब सैटेलाइट और ये दोनों आ रहे थे रॉकेट, तो दोनों की वेलोसिटी क्या थी? रेडियल थी। तो पहले वो वेलोसिटी निकाल लेता हूँ मैं, जो कि v थी, है ना। क्या थी? v वेलोसिटी थी। तो पहले एनर्जी कंजर्व करवा देता हूँ यहाँ। तो क्या हो जाएगा? हाफ m u स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई 2r। तो यहाँ से पहले v स्क्वायर में निकाल लूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस जी एम एम बाई 2r, यानी हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m बाई 2 से m बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू मिल गया u स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। तो एक तो रिलेशन ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन आप ये देखो कि सैटेलाइट की तो वेलोसिटी v0 ही है, लेकिन वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करवाना है ना। तो रॉकेट का मास तो m बाई 10 है, तो इसका मतलब रॉकेट की वेलोसिटी इधर रह जाएगी, v डैश रह जाएगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करवाना है। और इसका तो रेडियल डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है? सैटेलाइट का 0 हो जा रहा है, तो रेडियल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करवाना पड़ेगा। ओके, इतना सिंपल नहीं था। तो क्या हो जाएगा? पहले पूरे सिस्टम का देखेंगे उस डायरेक्शन में, तो कितना था? 10 क्यों था? m ही तो था, m इंटू वी करूंगा ना मैं, m इंटू वी इक्वल टू इसका कितना रह गया? तो m बाई 10 इंटू वी डैश रह गया। तो हमारे पास में v डैश इक्वल टू आ गया है 10v, और v की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और v2 ये दिया है। तो रॉकेट की जो वेलोसिटी है ना, वो हुआ दरअसल v डैश, यानी क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। इसको लिखेंगे दरअसल हम लोग रॉकेट की एनर्जी को, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया था ये तो यार। तो ये लिखेंगे हाफ m बाई 10 इंटू
वी डैश का होल स्क्वायर प्लस V2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। जहाँ वी डैश की वैल्यू ये है और वी आपके ये दे रखा है, रखो इसमें, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे कर रहा हूँ? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार, अभी आया था तो जनवरी अटेम्प्ट में। मेंस वाले भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भाई ऐसे ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन एडवांस। लिखे तो मतलब सेंसिबल यही है ना, अगर हम कुछ हमने ज्यादा ढंग से पढ़ा नहीं ग्रेविटेशन तो छोड़ ही देना, पढ़ के छोड़ देना सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। हम्म। और और सर तो अगर किसको मतलब हमारे अभी समझो हाँ बोलो। 20 MCQ है, हाँ मतलब अभी अगर हमारे उसमें से पहले 15 मतलब बन गए, हाँ, तो वो हम छोड़ के हम आगे बढ़े कि सारे क्वेश्चन देखें? सारे क्वेश्चन देखो, अगर 15 बन गए तो वही नहीं, सारे देखने हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप जब तुरंत सारे क्वेश्चन मत करो ना, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपसे हो रहे होंगे। पहले उन क्वेश्चंस को करो, जो कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते आपसे बन जाएंगे, तो आपका टाइम बिल्कुल बच जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका। मतलब ये पहले सारे क्वेश्चंस रीड करें, मतलब अगर हमने हाँ, पहले क्योंकि रीड करते क्योंकि जाए, क्या बीच में होगा। ऐसा क्वेश्चन लगा जो इजीली हाँ सॉल्व हो रहा है उसको तभी सॉल्व कर दे। हाँ, और मैं तो चाहूंगा कि पहले आप जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना आपके इंटीजर वाले, उसमें से करो, क्योंकि 5 ही तो करने हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 क्वेश्चन करने, तो पहले 5 क्वेश्चन को सिक्योर कर लो। ऐसा तो 5 क्वेश्चन हाँ पहले कर। हाँ भाई, आप देखो ना, लेकिन एक ध्यान रखिएगा भाई, इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़िएगा, कोई लापरवाही नहीं बरतिएगा। मान लो कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, क्या कोई भरोसा नहीं है ना। तो जो पहले अटेम्प्ट जो पहले जा रहे हैं 23rd को, जो भी 23rd को जा रहा है, सबसे पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, क्योंकि बाकी तो सब सेम ही फॉलो होने वाले हैं फिर, तो वो दिक्कत वहां वो रहेगी। तो एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ने में क्या दिक्कत है, 1 मिनट तो दे सकते हैं। ठीक है सर। अब जैसे अरे ये वेरिएबल मास से क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, मेंस में से क्वेश्चन कहाँ आएंगे, ये तो पूरा सॉल्व करवा दोगे आप मेरे से। हाँ ये करवा देता हूँ मैं, स्प्रिंग वाला। अभी ऐसे उलझुल क्वेश्चन में के चक्कर में मत पड़ोगी, सिंपल क्वेश्चन करो बस। ये आ गया, ऐसे क्वेश्चन वैसे एडवांस में पूछे जाते हैं, इन्होंने मेंस में पूछ लिया है। ये 15th क्वेश्चन है इनका। लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के compressed between two blocks of masses m and m on a smooth horizontal surface, यानी ऐसा दिया है। तो लाइट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। व्हेन रिलीज, अब इसमें क्या हो रहा है, दरअसल कंप्रेस्ड है। व्हेन रिलीज द ब्लॉक्स एक्वायर वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, द स्प्रिंग लूजेस कांटेक्ट विद द ब्लॉक्स व्हेन इट एक्वायर्स नेचुरल लेंथ। इफ द स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड थ्रू डिस्टेंस x, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज। तो क्या होगा, इसको फोर्स इधर लगेगा, इसको फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि दोनों, पहली बात तो दोनों इक्वल डिस्टेंस चलेंगे नहीं। तो ये मान लो यहाँ गया, और जैसे यहाँ गया तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंच गई, और ये यहाँ गया तो ये, इसका मतलब ये चला मान लो x2, और ये चला मान लेते हैं x1, यानी x1 प्लस x2, लेकिन यहाँ कितना है, ये x होना चाहिए। तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ चुकी होगी, इसमें v1 आ चुकी होगी, इसमें वेलोसिटी v2 आ चुकी होगी। तो आप देख रहे हो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या था सिस्टम का, 0, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली वेलोसिटी नहीं याद लाता है, तो वेलोसिटी 0 ही था सिस्टम का, तो बाद में भी 0 बना रहेगा। तो इसलिए 0 इक्वल टू माइनस m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, और एक एनर्जी कंजर्व करवा देंगे, यानी हाफ m v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का होल स्क्वायर। और ये एनर्जी कहाँ से आई, यहाँ से आई।
बस हो गया, सॉल्व कर लो, V1 V2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ सर। तो यही था बस। और वो वेरिएबल मास छोड़ो, उस पे ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं। अभी तो आप जो मैंने भेजा है ना, एक तो इसका एरर वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो PDF कर लो। ठीक है, चलिए फिर, और भी डाउट है? हेलो सर, हाँ बोलिए। हम लोग फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करें कि फिजिक्स मतलब कौन सा सब्जेक्ट नहीं पहले नहीं, अटेम्प्ट करें? जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है पहले उसको करो। सर फेवरेट अभी फेवरेट तो बदलते रहता है, जिसमें ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। हाँ जिसमें ज्यादा, हाँ ये भी बात सही है। लेकिन आप देख लीजिएगा उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो पहले केमिस्ट्री करेगा। केमिस्ट्री ठीक है जल्दी ना, हो जाता है मतलब। हाँ जल्दी हो जाएगा, तो उसको भी बाकी टाइम को मैथ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिएगा। ये उसको केमिस्ट्री से टाइम निकाल के मैथ्स में थोड़ा दे दीजिएगा। फिजिक्स में कम से कम 1 घंटा तो दीजिएगा, ये है ना। और अगर ऐसा हुआ मतलब 1 घंटा हो गया और अपना फिजिक्स पूरा नहीं हुआ है तो क्या करें? फिर क्या करें मतलब 15 क्वेश्चन हो गए 1 घंटे में, हाँ तो तो फिर क्या नेक्स्ट करें टॉपिक पे, उसको? फिर ठीक है, फिर उस पे चले जाओ, नेक्स्ट मतलब कर उस पे चले जाओ। पर 1 घंटा कम से कम देना ही है। ये नहीं कि पूरा मतलब पूरा टाइम एक ही सब्जेक्ट में लगा दिया 3 घंटे, वो मत करिएगा। अगर 15 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो काफी आप सही पोजीशन में पहुंच गए फिर तो 15 तो टारगेट बनाइए कि मैं 15 तीनों सब्जेक्ट के कर लूँ, तब तो काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 45 क्वेश्चन तो ठीक है। ठीक है, पर स्टक नहीं होना है किसी एक सब्जेक्ट पे, और कोई क्वेश्चन पे भी नहीं होना है। होता है कई बार कि हमारा फेवरेट जो टॉपिक होता है उसका क्वेश्चन भी आपको हिला के रख देगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा तो फेवरेट है इससे तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए, जरूरी नहीं है वो बनेगा ही। नहीं बना क्या कर लोगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई टॉपिक हम लोग ऐसे निगाह में देख के चले जाते हैं, ऐसे मतलब होता है ना, हाँ पढ़ लिया, ऐसे देख लिया, पता चला उसका सिंपल सा क्वेश्चन एक आ गया जो कि आपको लग रहा है कि अच्छा यही आंसर होगा, जो कि आपने देखा है कि ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। तो ऐसा भी होता है कई बार एग्जाम में। पहले ठीक दिमाग है में सर। तो बैठाएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, मल्टी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, बनेगा तो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 5 होंगे मैक्सिमम। बाकी सारे जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और जो भी थ्योरी आप पढ़ के जाते हो उससे उस पर होते हैं वो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द EMF अक्रॉस द पॉइंट्स P and Q which are diametrically opposite points of semicircular closed loop moving in magnetic field as shown in the figure. Also draw electrical equivalent circuit of each branch. तो ये P और Q के बीच में पूछ रहा है, तो आप ये देखो, ये इसका अगर इफेक्टिव लेंथ देखोगे वो तो उसी डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो हमें तो EMF चाहिए, तो इसका मतलब उसमें तो EMF 0 आ रहा है। तो ठीक है, सेमी सर्कुलर क्लोज लूप मूविंग मैग्नेटिक फील्ड as shown in the figure. Also draw the equivalent also draw equivalent, ये तो क्वेश्चन ही अजीब है, तो 0 आ रहा है इसमें तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेग्रीगेशन हुआ ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स का। अलोंग द PQ लाइन तो नहीं होगा। आई बात सुनने। श्रेया, तो हम उसमें लूप को 2 में बांट सकते हैं कि मिड पॉइंट हाँ जो मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन है नीचे से ऊपर, वो एक सेल जैसा बनेगा और ऊपर से नीचे दूसरा EMF इंड्यूस होगा, तो भी नेट 0 बन रहा है, बट वर्टिकली आ रहा है EMF। वर्टिकली कहाँ आ रहा है उसमें? सर अगर मतलब हम इसकी कह रहे हैं आप, ये मतलब ये वाले में आप कह रहे हो कि अगर इसको और इसको 2 पार्ट में ऐसा कर लिया आपने, ये
तो इस वाले में तो आ रहा है क्योंकि इफेक्टिव लेंथ ये बन रही है ना। हाँ सर, तो दो लेकिन ये सेल्स तो जैसे ट्रीट पीक्यू कर में पूछ सकते रहा है हैं। ना, पीक्यू में पूछ रहा है ना, तो लेकिन शेल कहाँ है, वो तो क्लोज लूप है। तो पीक्यू में तो जीरो ही आएगा। फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस द पॉइंट्स पी एंड क्यू व्हिच आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। अच्छा ओके, समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें भी अजीब ही बनेगा। तो देखो, क्योंकि अगर आप इस दो पार्ट में किया है आपने ये, और एक ये किया, तो इसका भी देखा जाए तो इफेक्टिव लेंथ ये है ना, तो इसी डायरेक्शन में। तो फिर से देखो यहाँ, और यहाँ भी देखो इफेक्टिव लेंथ तो ये है, तो इन दोनों में कोई सेग्रीगेशन ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन अजीब पूछा उसने तो। सर मैं वैसे नहीं बोल रही, मैं वर्टिकली तो अगर हम वायर को कट करेंगे हाँ, वर्टिकली और जैसे ये तो वाला नीचे बनाया मैंने, इसकी कह रहे हैं ना आप, ये मतलब ऐसा। हाँ हाँ, सर, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना वो, तो हाँ, तो ये तो हम इसके करस्पॉन्डिंग आएगा ना। मान लो जैसे इसका कह रहे हो कि बी अंदर की तरफ है, तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी ना। तो डेल्ट वी वी किधर, इधर की तरफ है, और बी अंदर है, तो वी क्रॉस बी किधर जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डेल्टा एल की डायरेक्शन जो है इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि सर इधर होगा ये, मतलब ऐसा। तो ये प्लस ये माइनस होगा, है ना। हाँ और सर, इसके लिए देखोगे, इसके लिए भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है। और इस वाली का कैसे लिखोगे, इसका तो जीरो ही आ रहा है, इसका कैसे बनाओगे। तो अल्टीमेटली देखो इस पूरे में नेट मिला के जीरो आ रहा है ना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर, क्योंकि सिमेट्रिकली इक्वल पोटेंशियल पर है लेफ्ट और राइट पे, तो अगर हम वायर को फोल्ड कर दें तो वो पैरेलल जैसे ट्रीट करे दो सेल्स। हाँ लेकिन हम हमें किस चीज से कनेक्ट थोड़ी कर रहे हैं यहाँ, इसको कनेक्ट किससे करवा रहा है, बोल कहाँ रहा है सब कुछ कनेक्ट। ऑल्सो ड्रॉ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ईच ब्रांच। फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस द पॉइंट्स पी एंड क्यू व्हिच आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो पहली बार तो ईएमएफ पी एंड क्यू के अक्रॉस तो जीरो ही आ रहा है, वो नहीं क्लियर हो पा रहा है ना। P and Q which are diametrically opposite points of semicircular closed loop moving magnetic field shown in figure. Also draw electrical equivalent circuit of each branch. इसका तो सेग्रीगेशन ही नहीं हो रहा है, इसका कैसे करोगे PQ का। तो इसमें तो ये में बन ही नहीं रहा है। और अगर मैं इसका बात करता हूँ हाफ पार्ट की, तो ये बन ही रहा, बता दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E इक्वल टू BV R आ गया है। तो इसका भी BVR होगा, इसका भी BVR होगा। अब किसके अक्रॉस बताना है, पता नहीं कैसे दिया इसने। नहीं मालूम, गलत है, गलत दिया, कैसे दिया बताइए आप, मुझे तो समझ में नहीं आया। पहले इस बात तो P और Q का तो पोटेंशियल ही सेम है, इसने तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। भाई V के डायरेक्शन में अगर L है तो उसमें सेग्रीगेशन होगा ही नहीं, पता नहीं कैसे कर रहे हो। ठीक है। सर मतलब हमने
अगर फोल्ड करेंगे तो वो तभी निकाल पाएंगे अगर पी और टॉप मोस्ट पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट करते नहीं, ये सर्किट तो गलत ही, पता नहीं कैसे इसने लॉजिक लगाया, मुझे तो नहीं समझ में आया इसका लॉजिक, मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है, अरे भाई ये तुमने पढ़ाई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर ये लेंथ होगा तो इसका पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं इस रोड में, तो वो पता नहीं कहाँ से ले आया। आई बात सुन में? हाँ सर। पता नहीं, गलत है वो, होगा भाई उसका कुछ समझ आके उसने किया होगा। मैं तो 0 मानूंगा। ठीक है, 0 आंसर है उसका, खुद भी बोल रहा है वो 0 आंसर भी, और फिगर कुछ और ही बना के दे रहे हैं। और कुछ? अच्छा, एक चीज है कि जैसे ये हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद हम लोग शीट भी डिस्कस करना शुरू करेंगे, है ना। मैं बता दूंगा कौन कौन सी शीट कहाँ से स्टार्ट करना है, तो एग्जाम के बाद है वापस से शीट करेंगे, और आपकी जो एनसीईआरटी की या स्टेट बोर्ड की बुक है वो भी डिस्कस करूंगा मैं। चलिए फिर, ओके। कुछ और भी है? किसे भेजा है? ठीक है, ओके, ओके, बाय बाय। हाँ।